अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उज़्मा अब्बास और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से विटामिन्स हमें हमल के दौरान ज़रूरी हैं, कौन-कौन सी ग़िज़ाओं से हम वो विटामिन हासिल कर सकते हैं और किस-किस विटामिन का आपकी बॉडी के ऊपर क्या-क्या रोल होता है। तो सबसे पहले अगर मैं विटामिन्स को क्लासिफ़ाई करूँ, इनको डिवाइड करूँ तो इसमें जो बेसिकली 2 मेन कैटेगरीज़ आती हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अगर मैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बात करूँ तो उसके अंदर हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन डी, ए, के, ई आ जाते हैं। और अगर मैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करूँ तो उसके अंदर विटामिन बी की जो तमाम कैटेगरीज फर्दर कैटेगरीज हैं बी 17 तक सारे विटामिन जो बी है कॉम्प्लेक्स वो आ जाता है, विटामिन सी आ जाता है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस विटामिन का क्या रोल है और कौन-कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिससे हम वो विटामिन हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रेगनेंसी को डिवाइड करना है 3 ट्राइमेस्टर्स में, यानी कि पहला ट्राइमेस्टर जो कि पहले 3 महीने, दूसरा अगले 3 महीने और लास्ट के 3 महीने। तो अगर मैं पहले 3 महीनों को यानी 13 हफ्तों तक 12-13 हफ्तों तक बात करूँ, तो किस विटामिन का सबसे ज़्यादा रोल होता है? तो इस दौरान जो विटामिन बी9 यानी कि फॉलिक एसिड है, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बी9 यानी कि फॉलिक एसिड आपकी पहले 3 महीने बेहद ज़रूरी होता है। विटामिन बी6, बी12, बी9 ये सारे वैसे तो आपको लेने चाहिए, लेकिन फॉलिक एसिड का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा है। अब वो रोल क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से जो बच्चे के अंदर माजूरी होने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इवन जो फॉलिक एसिड विटामिन बी9 होता है ये तो आपको अपने कंसीव करने से पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए। तो बी9 यानी फॉलिक एसिड आपको बहुत रिक्वायर्ड है। वैसे तो इसका जो डोज होता है वो तकरीबन 400 टू 600 होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेशेंट अगर कोई पेशेंट के अंदर कोई और अंडरलाइंग कॉज है, कोई और डिजीज़ है, तो उसको देखते हुए हम इसका डोज बढ़ा ही सकते हैं। अदरवाइज़ जो डेली रिक्वायरमेंट, डेली सप्लीमेंटेशन फॉलिक एसिड की है वो 400 से 600 तक होती है। तो अब वो आपका डॉक्टर जो है वो उसी के मुताबिक आपको प्रिस्क्राइब करेगा फॉलिक एसिड। इसके अलावा विटामिन बी6, बी12, बी1, थायमीन इन सब के भी बहुत ज़्यादा रोल हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे हमें फॉलिक एसिड मिल सकता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का जो इस्तेमाल है वो शुरू से ही ज़्यादा करें। इसके अलावा आप सप्लीमेंट्स भी ज़रूर लें, खाली जो है वो ओरल डाइट से आपकी जो है वो कमी पूरी नहीं होगी। पहले 3 महीने ख़ास तौर पर फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अब बहुत से पेशेंट कहते हैं कि हमें आप आयरन और कैल्शियम भी इन 3 महीने में प्रिस्क्राइब करें और वो बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के लेना स्टार्ट भी कर देते हैं। तो मैं ये आपको बताती चलूँ कि पहले 3 महीनों में बच्चे की हड्डियाँ डेवलप नहीं हो रही होती हैं, उसमें जो बेसिक उसके इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। तो आपने आयरन और कैल्शियम जो होता है वो पहले 3 महीने में रिक्वायर्ड नहीं होता, तो आप वो उसके बाद आप पहले 3 महीने के बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में जाके आप स्टार्ट करते हैं आयरन कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन। पहले 3 महीने फॉलिक एसिड ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं जिस तरह के एल-आर्जिनिन, लाइसिन, तो इनके भी काफ़ी अच्छे रोल्स हैं। अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें ख़ास तौर पे एल-आर्जिनिन और लाइसिन है, तो ये भी आपके बेबी की ग्रोथ के अंदर काफ़ी इसका जो रोल होता है, तो ये भी आपने कोशिश करनी है कि आप लें। इसके अलावा पहले 3 महीनों के अंदर आपकी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो आप खा ही रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसा कि अब क्योंकि पहले 3 महीने में आपका जो ब्लड प्रेशर है और शुगर है वो काफ़ी लो हो रहा होता है, क्योंकि जो मोस्टली आपकी कार्डिक आउटपुट है वो आपके जो बेबी की तरफ जा रही होती है, तो आपको वैसे ही शुगर लो और बीपी लो होने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन पहले 3 महीनों में आपने कोशिश करनी है कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि विटामिन हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। तो उसके अलावा आपने अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ भी ध्यान देना है, जिसमें चावल, रोटी, अनाज यानी ये चीज़ें आपने ज़रूर खानी है। ताकि आपका जो है वो शुगर लेवल मेंटेन रहे। आपने थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी अपने शुगर लेवल को मेंटेन करना है। हाँ, अगर कोई आपको शुरू से आपको कोई हाइपरटेंशन का इशू है यानी कि आपका बीपी बढ़ता है, तो फिर उसको देखते हुए हम कुछ मॉडिफिकेशन आपकी दवाइयों में कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने जो है वो अपने जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक, चावल, बॉइल्ड राइस वगैरह, रोटी का जो है यूज़ करना है आपने, तो ये ज़रूरी है आपके लिए। इसके अलावा अगर मैं सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करूँ, सेकंड ट्राइमेस्टर ऐसा ट्राइमेस्टर होता है जिसमें आपका जो बेबी जो आपको उल्टियाँ वगैरह होती हैं उस टाइम वो आपकी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी होती हैं। आपके बेबी का वेट भी इतना नहीं होता, तो आपका जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है वो थोड़ा आपका ईज़ी ट्राइमेस्टर होता है। इस दौरान अब आपका बच्चे की हड्डियाँ बनना शुरू होती हैं, तो आपने इस दौरान आयरन और कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन ज़रूर लेनी है। पेशेंट अक्सर कहते हैं कि हमें
आयरन से जो मतली होती है, स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, तो आप कोई ब्रांड चेंज कर दें, कोई डोज एडजस्ट कर दें, लेकिन ये आप अपने पेशेंट्स को ज़रूर कहें कि वो आयरन ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आयरन जो है वो बहुत ज़रूरी है आपकी बेबी की डेवलपमेंट की ग्रोथ के लिए। तो और आपकी इसके अलावा मदर के लिए इटसेल्फ आयरन बहुत ज़रूरी है। अगर मदर एनीमिक होगी तो बेबी भी एनीमिक होगा, तो आप आयरन और कैल्शियम ज़रूर लें। अब आयरन जैसे मैंने पहले बताया था, तमाम किस्म की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ, इसके अलावा कीमा यानी कि रेड मीट, कलेजी, इसके अंदर इनफ अमाउंट में आयरन होता है। खजूरें खाएं, बादाम खाएं, तो इन सारी चीज़ों से आपको आयरन लेवल मेंटेन रहेगा। आपने कोशिश करनी है कि आयरन और कैल्शियम आप साथ में ना खाएं। अगर आप आयरन की गोली सुबह खा रहे हैं तो कैल्शियम की टेबलेट शाम में खाएं। अब इसी के साथ मैं कैल्शियम के बारे में बताते चलूँ कि कैल्शियम, जैसे कि हम जानते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन कैटेगरी में आ जाता है। तो विटामिन डी और कैल्शियम का आपस में जो है वो रोल ऐसा है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन डी रिक्वायर्ड है, और हड्डियों में डिपॉजिट होने के लिए भी आपको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि कैल्शियम और विटामिन डी दोनों आप इस्तेमाल करें। एक जो दूध का गिलास होता है उसके अंदर तकरीबन 250 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। हालांकि अभी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 800 से 1000 मिलीग्राम तक होती है। तो आप अगर कैल्शियम की सप्लीमेंट ले रहे हैं, साथ आप एक गिलास दूध का पी रहे हैं, तो आपका जो डोज है वो पूरा हो जाता है। तो उसके अलावा विटामिन डी जो है, आप दूध पिए, फिश खा सकते हैं, तो प्रॉन्स वगैरह इनके अंदर भी विटामिन डी, मछली के अंदर विटामिन डी काफ़ी अमाउंट में होता है। तो इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आप सन बाथ लें। सूरज की शुआएं जो होती हैं, जो ख़ास तौर पे जब सूरज गरूब हो रहा होता है, सूरज तुलू हो रहा होता है, उससे जो आपको विटामिन डी मिलता है वो आप उसकी डाइट से भी वो बेहतर होता है। तो आप जो है अगर वो सूरज की शुआएं ले रहे हैं तो उससे भी विटामिन डी जो है वो आपके बॉडी के अंदर इनफ बनेगा। और विटामिन डी बहुत रिक्वायरमेंट है आपके बेबी की ग्रोथ के लिए, फर्दर उसकी बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये हो गया आयरन और कैल्शियम का रोल। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विटामिन सी के रोल में बताते चलूँ कि विटामिन सी भी लेना आपको काफ़ी ज़रूरी है। विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स ऐसे हैं, तुर्श फ्रूट, खट्टे फ्रूट जो होते हैं, माल्टा वगैरह, लेमन वगैरह, तो ये आपका आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा विटामिन सी के कुछ सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर अगर मैं बात करूँ, ये तो हमारे हो गए ना बेसिक विटामिन और आयरन, कैल्शियम वगैरह। अगर हम बात करें कुछ ऐसे मिनरल्स की जो कि बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं पर काफ़ी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, तो ये भी स्मॉल अमाउंट में, कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में हमें रिक्वायर होते हैं। तो आप कोशिश करें आप ऐसी डाइट लें, या आजकल ऐसे आपको मल्टीविटामिन्स मिल रहे हैं जिसके अंदर तमाम जो है वो सप्लीमेंटेशन होती है। मल्टीविटामिन्स के अलावा मिनरल्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें ये जिंक, फास्फोरस, सेलेनियम वगैरह आ जाता है। ये जो जिंक वगैरह, मैग्नीशियम, सेलेनियम होते हैं, ये आपकी बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, और इटसेल्फ मदर के लिए भी काफ़ी जो है ये अच्छा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा अगर मैं विटामिन ई की बात करूँ, तो विटामिन ई जो होता है ये एक एंटी एजिंग विटामिन है, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है आपकी बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी। ये आपकी हेयर ग्रोथ, इसके अलावा जो आपकी न्यू स्किन के अंदर जो न्यू सेल्स बनते हैं उनकी प्रोडक्शन के अंदर विटामिन ई का काफ़ी रोल होता है। विटामिन ई के सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, और आप डाइट के ज़रिए भी विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो विटामिन ई भी काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मैं थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करूँ, तो आयरन, कैल्शियम तो आपको थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी आपने एंड तक लेना ही है, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी होता है कि मदर एनीमिक ना हो। अगर ऑब्वियसली इसका इफेक्ट बेबी के ऊपर भी आएगा, और फर्दर हमें, क्योंकि अब प्रेगनेंसी के बाद जब औरत की डिलीवरी होगी तो उस दौरान भी उसको काफ़ी हद तक उसका स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो आयरन और कैल्शियम आपको वो इनफ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, और इस दौरान जो आपका ब्लड लॉस होता है उससे भी, ताकि इतना जो है वो नुकसान ना हो और उस लॉस को जो पेशेंट है वो बेयर कर सके। तो ये थे हमारे तमाम विटामिन्स, जिसमें मैंने विटामिन बी की तमाम क्लासेस के बारे में डिस्कस किया, और विटामिन डी, ई के ए के बारे में बताते चलूँ कि जो विटामिन ए होता है, जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं, ये हमारी जो ब्लाइंडनेस होती है, जिसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, के रात के अंदर उसे नज़र नहीं आ रहा, तो ये उसकी अंदर इसका काफ़ी रोल होता है। अगर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपको नज़र कम आना शुरू हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये सारा कुछ इफेक्ट आपके बेबी को भी हो सकता है। तो विटामिन ए जो है उसका भी आपने इस्तेमाल करना है ज़रूर।
तो मैं उम्मीद करूँगी मेरी इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।